हेलो फ्रेंड्स, O2IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेश डाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हमने एक हरियाणा जीके की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसी को कंप्लीट करने के लिए धीरे धीरे हम लेक्चर्स चला रहे हैं। इस लेक्चर से जुड़ी हुई PDF यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सोइल्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की एग्रीकल्चर, हरियाणा में कृषि का कैसा क्या सिस्टम है। देखो, बहुत सारे जो इस टॉपिक को आप इकोनॉमी के तहत भी पढ़ सकते हैं, तो ये टॉपिक इकोनॉमी का और ज्योग्राफी का एक कॉमन टॉपिक माना जा सकता है। इसके बाद एग्रीकल्चर का ही एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी। तो हरियाणा में बागवानी का कैसा क्या सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आज अपना 5वां डिस्ट्रिक्ट, धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, तो आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। देखो, हरियाणा की जो फिजियोग्राफी हमने देखी थी उसमें हरियाणा को हमने 5 हिस्सों में बांटा था। सबसे पहले हरियाणा के अंदर शिवालिक रेंज है, उसके बाद पीडमोंट प्लेन्स हैं, उसके बाद जलोढ़ के मैदान हैं, उसके बाद हमने देखा था भिवानी बागड़ है, अरावली पर्वत है। तो इन एरिया में मिट्टी कैसी कैसी है वही एक सिस्टम को डेवलप करती है मिट्टी। हमने जो टॉपिक लिए हैं आपने फील किया होगा, अगर उनको लिंक करना सीखेंगे तो एक बात सोचो, सबसे पहले हमने हरियाणा की लोकेशन देखी, उसके बाद हरियाणा के बाहर कौन से स्टेट हैं वो सब देखा, उसके बाद हरियाणा में ज़िले कौन से हैं, उसका कितना क्या एरिया वगैरह है, वो सब चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा हरियाणा की फिजियोग्राफी, हरियाणा में पहाड़ कौन से हैं, पहाड़ों के बाद उसकी मतलब फिजिकल जो खासियत है वो क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हरियाणा में नदियाँ इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, नदियों से नहरें कौन सी निकलती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स। अब देखो, एक चीज़ सिंपल सी सोचो, जो हरियाणा है उसके अंदर वन पाए जाते हैं, तो वन क्षेत्र कितना है वो सब डिस्कस कर लिया। वनों के अंदर रहने वाले जानवर हैं तो नेशनल पार्क्स वगैरह कैसे उनको हम फोकस कर रहे हैं उनके कंजर्वेशन पे, वो सब हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा में मिट्टी कौन सी है, मिट्टी के ऊपर होती है खेती, तो कृषि के डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके की चीजें हमने कोशिश की है कि लिंक करके उस चीज को एक दूसरे से ड्राइव करते हुए जाए और टॉपिक्स को क्लियर कर लें। तो हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है, सबसे पहले आप देखेंगे तो हरियाणा में जो शिवालिक हिल्स है और या शिवालिक माउंटेन्स है, फुट हिल्स और पीडमोंट सोइल्स, मतलब जो एरिया है वहां पे पहाड़ी माउंटेन सोइल मिलेगी, और जो गिरिपदीय मैदान है वहां पे गिरिपदीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को कालका और नारायणगढ़ जो जगह है वहां पर इसको घर कहा जाता है, और जो जगाधरी जगह है वहां पे इसको कंदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जलोढ़क मिट्टी, जैसे क्या होता है, जो जलोढ़क मिट्टी का मतलब है जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी। तो जो लोमा सोयल है, लोमा सोयल ही जलोढ़क मिट्टी का एक प्रकार होती है। जैसे मिट्टी जब देखते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें देखी जाती हैं। रेत, उस मिट्टी में रेत के कण कैसे हैं, सिल्ट के कण कैसे हैं और चिक्का के कण कैसे हैं। अगर उस मिट्टी में तीनों के तीनों कण बराबर हो तो उस मिट्टी को लोम सोयल या दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो हरियाणा में काफी बड़े एरिया पे दोमट मिट्टी या जलोढ़क मिट्टी का एक प्रकार होता है, उस वह मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। तो लोम सोयल काफी बड़े हरियाणा के एरिया में है। उस लोम सोयल में सैंड मतलब रेत की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो रिलेटिवली थोड़ी सैंड ज्यादा है, लेकिन है दोमट मिट्टी, वो मिट्टी भी हरियाणा में पाई जाती है। इसके बाद हरियाणा में थार मरुस्थल के साथ साथ जो डेजर्ट सोयल है, मरुस्थलीय मिट्टी, वो भी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो रॉकी बॉटम सोइल, जैसे जो अरावली का एरिया है वहां पे थोड़ा सा मतलब पत्थरों की अधिकता ज्यादा है, तो वहां पे उसकी वजह से थोड़ी सी कंकर पत्थरों वाली मिट्टी पाई जाती है, तो रॉकी बॉटम सोइल कहते हैं। अब अगली जो चीज है, हरियाणा में नहरों का विस्तार बहुत ज्यादा हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट नहरें हरियाणा में फैली हुई हैं। तो हरियाणा में जो नहरें बहुत ज्यादा मात्रा में जो सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है, वो नहरों से की जाती है। नहरों की वजह से क्या है, जब नहरों का पानी खेत के अंदर खड़ा हो जाता है तो नहर जो है वो काफी बड़ी मात्रा में अपने साथ सैलिनिटी, नमक को बहा के लाती है। अभी उस नमक के अंदर जो वो पानी है, उस पानी के अंदर हमें ग्राम 2 ग्राम नमक होता है, तो इसीलिए पानी मीठा फील होता है, लेकिन उसके अंदर नमक का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लंबे समय तक जब वो चलता रहता है तो उससे मिट्टी की लवणीयता बढ़ जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है,
तो जो सलाइन एंड अल्कालाइन मिट्टी है वो हरियाणा के 32% एरिया पे फैली हुई है। करनाल में बाकायदा एक स्पेशल सोयल सैलिनिटी के लिए एक सेंटर भी है जो इस चीज पे फोकस करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सलाइन और अल्कालाइन मिट्टी है वो हरियाणा के कितने क्षेत्रफल पे फैली हुई है, और इसी मिट्टी को हरियाणा में रे और कल्लड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, भैया बताओ हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो मजाक में कह देते हैं कि हरियाणा में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कि जैसे ब्राण माटी, खराब माटी, रेरे माटी। तो ऐसे ये मजाक के शब्द में इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली। तो ये शब्द हैं सलाइन और अल्कालाइन मिट्टी, लवणीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसे हरियाणा में रे और कल्लड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर जसबीर हैं जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफिस्ट हैं, उन्होंने हरियाणा की मिट्टी को 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, 6 प्रकार में विभाजित किया हुआ है। ये आपसे पूछ सकता है कि भाई हरियाणा की मिट्टी डॉक्टर जसबीर के हिसाब से कितने हिस्सों में बटी हुई है, तो उन्होंने ये मान के चलो वजन के हिसाब से हरियाणा की मिट्टी को बांटा हुआ है, जैसे एक्सट्रीमली लाइट, लाइट, मीडियम, नॉर्मल हैवी, वेरी हैवी, शिवालिक, पीडमोंट, रॉकी सॉइल। तो इन्होंने इस हिसाब से हरियाणा की मिट्टियों का विभाजन किया हुआ है। जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पीडमोंट सॉइल। इसके बाद ये जो एरिया है ये सारा का सारा लोम सॉइल और रिलेटिवली सैंड लोम सॉइल मिलेगी। यहाँ पे आपको इस एरिया में आपको मिलेगी डेजर्ट सॉइल, और ये जो अरावली पर्वत का एरिया है यहाँ पे आपको रॉकी बॉटम सॉइल मिल जाएगी। तो हरियाणा में ये इंपॉर्टेंट मिट्टियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें हरियाणा में कृषि की, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत की पहले ये मान के चलो कि रीढ़ की हड्डी की कृषि को माना जाता था। तो हरियाणा में जो कृषि है उसका क्या एरिया है, तो हरियाणा के 80% एरिया, 80% क्षेत्रफल पे जो कृषि का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है उस जमीन का, तो कृषि क्षेत्रफल के रूप में 80% हरियाणा को की जमीन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हरियाणा के 70% जो रेसिडेंट है वो किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर वर्क में इंक्लूड हैं या उसके अंदर सम्मिलित हैं। इसके बाद अगर बात करें, जैसे ये एक टॉपिक इकोनॉमी का भी बनता है, तो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। तो हर कोई जैसे अपने देश में या अपने घर में भी हर किसी का एक फाइनेंशियल ईयर होता है कि मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ साल की, यहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। तो एग्रीकल्चर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है खरीफ की फसल के साथ, और दोबारा से 30 जून पे समाप्त हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है और लगभग 30 सितंबर तक चलता है। हरियाणा की जो मेजर क्रॉप्स है, सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं और राइस या पेडी ऐसे यहाँ पे आना चाहिए था। तो गेहूं या चावल जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा बोया जाता है, और गन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट हरियाणा की मेजर क्रॉप्स हैं जो हरियाणा में बोई जाती हैं। अगर एग्रीकल्चर की ओर बात करें तो हरियाणा की जो एग्रीकल्चर है उसमें क्रॉप्स को, फसलों को 3 अलग अलग रूप में बांटा जा सकता है। पहली जो फसल है उसको खरीफ की फसल कहते हैं, ऐसे ही रबी की फसल है और जायद फसल है। खरीफ का मतलब है भाई लगभग जून जुलाई में बोई और फिर अक्टूबर के आसपास उसको काट लिया गया। तो खरीफ की जो फसल है उसको लोकल लैंग्वेज में सावनी फसल के नाम से जाना जाता है। इसको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसके अंदर जो मेन फसलें हैं जैसे शुगर केन है, पैडी है, मेज है, कॉटन जिसको हरियाणा में व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, मिर्च है, बाजरा है, जवार है, पल्सेज है, वेजिटेबल्स है, ये सब हरियाणा में इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलें मानी जा सकती हैं। रबी की फसल को लोकली असाडी फसल कहते हैं। वैसे साडू खेती हो अगर है, जैसे अगर आप हरियाणवी में बात करेंगे, हरियाणवी में देखेंगे तो असाडी मतलब साडू खेती। जब किसी जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे भी साडू जमीन कह देते हैं कि भाई खाली छोड़ने के बाद वो थोड़ी सी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो इस फसल को, जैसे रबी है, रबी मतलब नवंबर, और नवंबर का आखिरी वर्ड रह है और रबी का पहला वर्ड रह है, तो नवंबर रबी, ऐसे शब्द भी को आप कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, 2 सेम होते हैं खरीफ और रबी। जब 2 वर्ड होते हैं ना जनरली वहां पे आपको डाउट ज्यादा आते हैं, तो आप इस बात को फोकस करो कि उन दोनों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो रबी की जो फसल है उसको आषाढ़ी फसल भी कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके बाद ये हरियाणा की, इसके अंदर कौन से जैसे सर्दियों में गेहूं बोए जाते हैं, तो वीट, जौ बोए जाते हैं, बारले, मस्टर्ड जैसे सरसों, ऐसे ही चना और मूंगफली वगैरह, ये सब सर्दियों में, क्योंकि मूंगफलियां गर्म होती हैं तो सर्दियों में
इस तरीके की खेती की जाती है। इसके बाद हरियाणा में तीसरी जो फसल है जायद फसल होती है, ये भी हरियाणा के अंदर बोई जाती है मार्च अप्रैल में। ये एक छोटे सीजन की फसल है, मतलब ये पूरे 3-4 महीने की फसल नहीं होती, ये लगभग 1.5 से 2 महीने की फसलें होती हैं। ये जून जुलाई में काट ली जाती हैं और बेसिकली ये रबी और खरीफ के बीच की फसल है। कई बार खेत को खाली छोड़ देते हैं, कई बार उसको मतलब उसके अंदर लगा देते हैं भाई फसल वगैरह। तो इसके अंदर जनरली आप देखेंगे तो सभी की सभी बेल की जो फसलें हैं वो सभी की सभी जायद फसलों के रूप में जानी जाती है। हरियाणा में व्यवसायिक खेती या फिर आप कह सकते हैं कैश क्रॉप्स, नकदी फसल कह देते हैं, वे भी हरियाणा में बोई जाती है। मेन जो फसल है हरियाणा में सुगर केन और कॉटन, जैसे जिस फसल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेशली अपना भरण पोषण के लिए, उसके अलावा जिस फसल को हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं किसके लिए, बेचने के लिए, उसको कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप्स भी कह देते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो है सुगर केन और दूसरे नंबर पे है कॉटन। ये इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स है जो हरियाणा में बोई जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हरियाणा में एग्रीकल्चर के अगले सेशन में क्या क्या है। जब हरियाणा को अलग किया गया तो हरियाणा में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हैफेड नाम की एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इस संस्था के द्वारा हरियाणा में बहुत सारे जितने भी अपने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाता है। तो ये जो संस्था इसको हरियाणा की स्थापना के साथ ही बना दिया गया था और इसका जो काम है वो आप समझ पा रहे होंगे कि एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और कैटल फीड मतलब भैंसों के लिए जो चारा वगैरह होता है उस सब चीज़ों को ये बेचता है। तो एफेड एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, स्थापना पूछी जा सकती है, कौन से प्रोडक्ट ये बेचता मार्केट में, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और गांव को विकास करने के लिए एक बैंक बनाया गया था, द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। जैसे भारत का जो बैंक है उसका नाम है नाबार्ड और हरियाणा में जो बैंक है वो HSCARDB नाम का बैंक है जिसकी स्थापना हरियाणा दिवस के रूप में उसी के दिन की गई थी। इस बैंक का काम है भाई एग्रीकल्चर को लंबा और सस्ता लोन देना ताकि उस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना किसान के लिए आसान हो और ताकि इंडस्ट्री वगैरह उनमें भी आप मतलब अपने सामान को बेच सकें, उसके आपको लायक बनाया जाए। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के नाम से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1970 ईस्वी में हिसार नाम के जिले में खोली गई थी। ये एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो लगभग 8,645 एकड़ जमीन में फैली हुई है। हरियाणा जो है उसके लिए हरियाणा में किसानों के लिए एक आयोग बनाया गया है, हरियाणा किसान आयोग, जिसकी स्थापना 2010 में हिसार में की गई थी। बाद में इसको 2013 में चेंज करके पंचकुला स्थापित कर दिया गया है। इसका नाम और बदल के अब ये फिलहाल जो इसका नाम है वो है हरियाणा किसान एंड एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस कमीशन। जैसे भारत में जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको निर्धारित करने का काम है, ऐसे ही एक कोस्ट एंड प्राइसेस कमीशन होता है, ऐसे ही हरियाणा का जो है एक कमीशन है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र सिंह है जो एक IAS ऑफिसर है। इसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा भारत का पहला स्टेट है जिसने अपना सभी का सभी लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया था। इसके लिए एक सिस्टम चलता है, हेलरिस के नाम से जाना जाता है, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 नवंबर 2003 को। बेसिकली एक बार HCS के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था हैरिस की फुल फॉर्म क्या है। तो आप हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आप अपने अलग अलग तरीके की चीज़ें जैसे आप जमाबंदी है, रोजनामचा है और भाई जमाबंदी नकल है, खसरा गिरद्वारी है, इन सब चीज़ों को आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। तो हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया। तो इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, स्टार लगा के इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा में एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देने के लिए एग्रोमोल बनाए गए थे। भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार थी उन्होंने ऐसा किया था। तो हरियाणा में 4 एग्रोमोल हैं, पंचकुला, करनाल, पानीपत और रोहतक, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। ये बेसिकली जिसका जो थॉट थी ये थी कि भाई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को मॉल्स में रख के बेचा जाए, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब हुए नहीं, ये अब लगभग खाली ही पड़े हैं। तो अभी सरकार ये सोच रही है करंटली के इनके अंदर गवर्नमेंट जो ऑफिस है उनको खोल दिया जाए ताकि इनका कम से कम थोड़ा बहुत यूज हो जाए। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही एग्रोमोल की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता किस शहर में एग्रोमोल नहीं है टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तरावड़ी या तराइन का जो युद्ध होता है या तरोरी कह देते हैं, यहाँ का जो बासमती राइस है वो वर्ल्ड में फेमस है। पूरे भारत का
60% से ज्यादा जो बासमती राइस का जो प्रोडक्शन है वो हरियाणा, अकेला हरियाणा राज्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बासमती। और कहाँ के फेमस है, तो करनाल या तराइन, अगर बेसिकली पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो वहां से फेमस है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को एक चीज लागू की थी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि मार्केट की शुरुआत की थी। बेसिकली ये क्या होती है, इस एग्रीकल्चर मार्केट में क्या होता है कि भाई आप जैसे अगर कोई किसान है उसने अपनी फसल उगाई, तो उगाने के बाद वो लेके गया वहां को मंडी में उस फसल को, और मंडी में ले जाने के बाद उसने उस फसल की गुणवत्ता की जांच होती है, गुणवत्ता की जांच हुई, साथ में वहीं पर धर्म काटे पे उसको तुलवा लिया गया, और तुलवाने के बाद उसको मतलब भाई एक अपलोड कर देते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी जो भी बायर हैं, जो ये खरीदने वाले हैं, जो इस सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड हैं, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी दोनों को अपलोड कर दिया जाता है। तो वहां से फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया से उसका रेट लगता है, अलग अलग तरीके की बोली लगती है, उस बोली के हिसाब से फिर उसको बेचा जाता है। तो इससे किसानों को कई बार बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इस मार्केट के तहत हरियाणा की 54 मंडियों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। और ऐसे ही इन्हीं मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन भी खोली गई है, जहाँ पे सस्ता खाना मिलता है, जैसे सबसे पहले पंचकुला में खोली गई थी। तो मंडी जो है, उन मंडियों को थोड़ा सा एडवांस लेवल दिया गया है, ताकि आप पूरे अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बेच सकें। इसके बाद अगर बात करें तो एक जैसे दो भाई बहन थे, एक थी अभिलाषा पुरवार और एक था किसदी पुरवार, ये दोनों थे गुड़गांव के। इन्होंने एक संस्था बनाई थी ब्लू स्काई एनालिटिक्स। इस संस्था में क्या था कि इन्होंने एक सैटेलाइट सिस्टम है यूरोप का, उस सिस्टम की मदद से एक ऐप जो है उसको डेवलप किया। वो जो ऐप है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे हम कंप्यूटर बनाते हैं, हम भाई अलग अलग चीजें की आर्टिफिशियल, कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हम क्या मानते हैं कि भाई जब तक कंप्यूटर में आप इनपुट नहीं देंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेने वाला। अगर हम उस कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस पैदा कर दें कि वो समझ जाए कि ये सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। जैसे आपके जो फोन है, फोन के कैमरे के साथ लिखा होता है एआई कैमरा। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कैमरा है। जैसे ही आप खड़े होंगे फोटो के लिए, वो समझ जाएगा कि फिलहाल पोर्ट्रेट फोटो लेना है या पीछे जो हरियाली है उसके हिसाब से फोटो लेना है। तो आपके जैसा ही आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कि ये किस टाइप का सीन है और मेरे को कैसा फोटो लेना है। तो उसको कहते हैं एआई बेस्ड कैमरा। ऐसे ही भाई हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने, भाई अलग अलग कैमरे लगाते हैं, तो उन कैमरों को अंदर इतनी समझ होती है, जब तक इंसान की मूवमेंट नहीं होगी वहां पे तब तक वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगी। जैसे मान लो अगर अब दिन भर रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो भाई जल्दी फिलअप हो जाएगी उसकी ड्राइव। तो उसकी बजाय क्या करते हैं, तो उसके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस पैदा कर रखी है, जब तक वहां पे उस जगह पर कोई मूवमेंट नहीं इंसान होगी तब तक वहां पर कोई भी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी, आपके पास भी इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इसने एक ऐसी ऐप बनाई है जूरी, जो एआई बेस्ड ऐप है। इसने एक अवार्ड जीता है, कोपरनिक्स मास्टर अवार्ड, जिसको स्पेस ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या है, सिंपल सा फंडा, कि हमारे हरियाणा में, पंजाब में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टबल बर्निंग की जाती है। स्टबल बर्निंग का मतलब है जो मतलब धान वगैरह काटे जाते हैं, उसके बाद जो पराली बचती है, ठीक है, उसको जला दिया जाता है। तो ये इनका ये फोकस है कि भाई हम उन किसानों को एक तो थोड़ा जागरूक करें, एक हम पता लगाएं कि किस एरिया में ऐसा ज्यादा होता है, फिर उनकी फसलों को जलने की बजाय हम उनको बिकवा दे ताकि उनको पैसे भी मिल जाएं। और जब ये स्टबल जो है वो जब खेत में जलता है तो उससे मिट्टी की फर्टिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो इसके लिए इसको अवार्ड मिला है। तो ये काफी फेमस ऐप हो सकती है। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने जैसे एक चीज एक लॉन्च किया था हाल ही में, अभी 2020 में, मान लो कि भाई हरियाणा में 7 ऐसे जिले हैं जहां पर धान की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। उस धान की खेती में जब हम धान को पैदा करते हैं तो बहुत ही कम दान में बहुत ज्यादा पानी लगता है, क्योंकि धान जो है वो काफी वाटर कंज्यूमिंग एक एग्रीकल्चर का सिस्टम माना जाता है। तो हरियाणा सरकार ने कहा भाई 7 जिले हैं, जैसे अंबाला है, ठीक है, उसके बाद यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जींद और कैथल। इन 7 जिलों में हरियाणा में बहुत ज्यादा मात्रा में धान उगाए जाते हैं। तो हमने फोकस किया कि भाई अगर उन 7 जिलों के 7 ब्लॉक हैं जो हमने फोकस किए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा धान का फोकस है, तो उनको कहा गया कि अगर आप इस धान की बजाय कुछ और बोएंगे तो आपको
पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 200 रुपये मिलेंगे, और जब आपकी पूरा चेक करके जाएंगे भी आपने धान नहीं बोया है तो आपको 1800 रुपये फिर मिलेंगे, तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे अगर आप धान की खेती नहीं करते हैं, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बचा रहे। इस चीज को फोकस करने के लिए हरियाणा सरकार ने इसमें काम किया है। इसके बाद बात करें तो हरियाणा में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी होती है भाई। किसान कृषि में तो खेती और पशुपालन दोनों आते हैं। जो हॉर्टिकल्चर है उसके अंदर फूलों की, सब्जियों की, फलों की, भाई आप कोई मेडिसिनल प्लांट है जैसे कोई आंवला वगैरह है जिसका दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तुलसी होगी, इन सब चीजों की जब खेती की जाती है तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हमने इजराइल देश से काफी मतलब हेल्प ली है, इंडो इजराइल जो अलग अलग हम सेंटर बना रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन दी हुई है। इसके अंदर बाकायदा वे सब्जियां, फल फूल वगैरह भी दिखाए गए ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस किस की खेती हॉर्टिकल्चर के तहत की जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा जो है हॉर्टिकल्चर के मामले में एक बहुत फास्ट और ग्रोइंग, मतलब फास्टली ग्रोइंग और एमर्जिंग मतलब उभरता हुआ एक राज्य है जो हॉर्टिकल्चर के मामले में काम कर रहा है। हरियाणा का जो 85% फोकस है हॉर्टिकल्चर का, फिलहाल वो सब्जियों के ऊपर है। बाकी जो है वो फल, मसाले, फूल वगैरह के ऊपर देखने को मिलता है। भारत में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट है जो हरियाणा में सोनीपत जो जिला है उस जिले के अंदर गन्नौर नाम की एक मतलब तहसील है, वहां पर ये स्थापित है। इसके बाद जैसे अलग अलग जो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भी स्थापित किए गए हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, हम बार बार एक ही खेत में बार बार एक ही टाइप की खेती करते रहते हैं, जिससे क्या होता है जो खेत है उसके अंदर कुछ मिनरल्स, कुछ खेती ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर मिनरल्स को लेती हैं, तो उन मिनरल्स की कमी उसके अंदर होती चली जाती है। तो इसकी बजाय हम क्या करें, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, भाई हमें बदल बदल के फसलें बोनी चाहिए। तो उसको फोकस करने के लिए हॉर्टिकल्चर हरियाणा में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर जो हरियाणा का क्रॉप एरिया है वो पूरे हरियाणा का 7.58% एरिया है जहां पे फसलें उगाई जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 14% एरिया पर ऐसा करें कि हॉर्टिकल्चर का काम हो, ताकि हमें इनकम भी अच्छी मिले किसानों को, और साथ में जो जमीन है वो भी ताकतवर हो, उसकी भी फर्टिलिटी काफी इंक्रीज हो जाए। इसके बाद अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हरियाणा में ये जो भी फल सब्जियां पैदा होती हैं इनको प्रोसेस करने के लिए, मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए, बायर से मतलब उनको बेचने के लिए, कहीं पे जूस बन रहा है तो उनका अलग अलग टाइप का, भाई कोई आम की खेती कर रहा है तो आम के लिए क्या क्या कामयाब चीजें हो सकती हैं, उसको पहले मार्केट में भेजा जा सकता है। कुछ उसको भाई अगर आप कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेगा फूड पार्क्स के अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। भारत ने 2008 में नेशनल जो थी मेगा फूड पार्क्स के लिए पॉलिसी स्टार्ट की थी। 2008 में एक श्रीनी नाम की जगह थी आंध्र प्रदेश में, चित्तूर नाम का जिला है वहां पर, तो वहां पे पहला मेगा फूड पार्क लगाया गया था। तो हरियाणा में 4 मेगा फूड पार्क्स हैं। पहला जो मेगा फूड पार्क है वो है साहा अंबाड़ा में। अभी ये पूरा कारगर अपनी तरफ से HSIIDC नाम की एक संस्था है जिसने इसको स्थापित किया है। इसके बाद दूसरा है राई, ये भी पूरा चल रहा अपना, ये सोनीपत में है और ये भी इसी संस्था ने स्थापित किया हुआ है। इसके बाद सोनीपत में एक और है जो बन रहा है, ये भी इसी संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। तो बराई सोनीपत में तीसरा जो मेगा फूड पार्क है वो बन रहा है, और चौथा है वो भी अंडर डेवलपिंग है, इसको भी एफेड के द्वारा बनाया जा रहा है। IMT रोहतक शहर में ही इसको बनाया जा रहा है। तो हॉर्टिकल्चर के मामले में पहले चीजें पैदा होंगी, उसके बाद उसको फूड पार्क के अंदर उसको प्रोसेस किया जाएगा अच्छे से, कोल्ड स्टोरेज में या फिर अलग अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से कम मतलब मार्केट में उतारा जाएगा। उसका एक किसान के सामान को सीधा लेके डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये इसका मेन टारगेट है। तो ये संस्था है HSIIDC नाम की संस्था है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और दूसरी संस्था है फेड, आपकी फुल फॉर्म मैंने पहले डिस्कस कर ली थी। इसके बाद मेगा फूड पार्क स्कीम हरियाणा भारत में 2008 में लॉन्च हुई थी, और पहला जो फूड पार्क था वो श्रीनी नाम की जगह पर स्थापित हुआ था पूरे भारत में। अभी लगभग 42 के आसपास मेगा फूड पार्क्स हैं जो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं।
इसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अपना जो जिला होगा वो जिला है करनाल। तो इंपॉर्टेंट जो जिला है करनाल, करनाल जिले को जब आप देखेंगे तो ये है कुरुक्षेत्र, और इस तरफ पड़ता है कैथल, इस तरफ पड़ता है जींद, और नीचे की तरफ पानीपत। तो इन जिलों को टच करता है। इस तरफ से इसकी जो सीमा है, यहाँ पे यमुना नदी बहती है, और उत्तर प्रदेश नाम का जो राज्य है उसको टच करता है। करनाल को राजा कर्ण की नगरी कहा जाता है। तो करनाल के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आइए देखते हैं। तो करनाल जो शहर है उसको किंग कर्ण की नगरी माना जाता है। हरियाणा का पेरिस कहते हैं, क्योंकि धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। शुगर सॉरी पेडी राइस, तो बाउल ऑफ पेडी या राइस कहा जाता है। और गरोंडा में लिबर्टी के जूते बनते, तो इसीलिए इसको शूज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील और लेजिस्लेटिव सीटें हैं। नीलोखेड़ी, गरोंडा, करनाल, इंद्री और असंध, ये 5 इंपोर्टेंट सीट्स भी हैं लेजिस्लेटिव, और इनको तहसील के रूप में भी जाना जाता है। ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना के साथ ही बना हुआ था। हरियाणा में स्थापना के टाइम पे 7 जिले थे, जिसमें एक इंपोर्टेंट जिला करनाल भी था। इसका जो नाम है वो दानवीर कर्ण के नाम पे है। जब इतिहास की बात करते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट जो घटना थी, नादिर शाह नाम का एक मतलब विदेशी आक्रमणकारी था, जिसने आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद शाह नाम का एक राजा होता था, रंगीला कहते थे उसको, काफी मतलब खुशमिजाज टाइप का आदमी होता था। उसने 1739 ईस्वी में करनाल में उसको हराया था, और उसके बाद वो अपने साथ जो मयूर सिंह आसन जो था उसको अपने साथ ले गया था, और कोहिनूर नाम का जो हीरा था उसको भी अपने साथ नादिर शाह ले गया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री में भी आता है, और हरियाणा के लिए भी, करनाल के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद हरियाणा के करनाल में 1841 ईस्वी में जो अंबाला कैंट है, पहले उसको करनाल में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में मलेरिया यहाँ पे फैल गया था, जिसकी वजह से इसको अंबाला में 1843 में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और बात करेंगे तो करनाल के अंतर्गत एक मेडिकल डिवाइस जो है वो स्थापित होने वाला है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद हरियाणा का पहला जो आर्मी स्कूल था वो भी करनाल में स्थापित किया गया था। कल्पना चावला थी जो पहली अंतरिक्ष यात्री थी, वो भी करनाल से थी। सिरसी नाम का एक गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी है ये भारत में। जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक चीज लॉन्च की थी हरियाणा में, जिसको कहते हैं मनोहारी योजना। एक स्कीम लागू की थी मनोहारी योजना, या जिसको लाल डोरा मुक्त योजना कहते हैं। अब लाल डोरा क्या होता है, ऐसा माना जाता है लगभग 1908 ईस्वी में अंग्रेजों ने देखा भाई कि हर जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराई जाए। तो उन्होंने देखा जहां पे आबादी ज्यादा बसती है, उस आबादी के एरिया को हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो उस एरिया के को इन्होंने क्या किया, लाल डोरे के अंदर उनके जो मेन एरिया था जहां पर जनता ज्यादा, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, वहां को उसके बाहर एक लाल कलर की लाइन लगा दी गई, जिसको लाल डोरा कह देते हैं। गांव में फिरनी होती है जो, वो लाल डोरा के रूप में मानी जाती है। इसके अंदर जो भी घर होते हैं उनका कोई रजिस्ट्री नहीं होता, उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। इससे बाहर कोई भी जमीन आप खरीदेंगे तो उसकी रजिस्ट्री आपको करवानी जरूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जबरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने, भारत में पहला राज्य है जिसने ये एक योजना लागू की। तो सिरसी जो गांव है वो करनाल का पहला गांव है पूरे भारत में जिसको लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया। वहाँ के जो आदमी है, वो गांव है, उसको पूरा ड्रोन से उसकी अलग अलग स्कैनिंग की गई, और आदमियों को उन्हीं के घरों के लिए अलग अलग तरीके के उनके कार्ड दिए गए, भाई कि आपकी जमीन है, तो उसका रजिस्ट्री के लिए एक सर्टिफिकेट टाइप का दिया गया। तो लाल डोरा मुक्त पहला। अभी इसके बाद तो पूरे भारत में फिर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस चीज को देखते हुए, इसकी सफलता को देखते हुए पूरे भारत में एक मतलब योजना लॉन्च की, जिस योजना का नाम था स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व नाम की जो योजना है वो हरियाणा में इसकी सक्सेस को देखते हुए लॉन्च हुई। इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, गांव का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करनाल के अंदर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो भारत में जो करनाल जो जिला है, इस यहाँ पर एक चीज, एक लेबोरेटरी मतलब स्थापित की गई थी। जो जनरली हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो जहर की मात्रा या उसमें काफी बड़ी मात्रा में उसकी मतलब फल की जो क्वालिटी है उसको डाउन कर देता है। तो
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक चीज स्टार्ट की है जो है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है, जो टेस्ट करेगी भाई किसी फल सब्जी के लिए कितना आपको मतलब पेस्टिसाइड या जो फर्टिलाइजर है वो डालना चाहिए जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है गोरोंडा में भी है, वहां पर इसको एक तरीके से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो करनाल के अंदर सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट एंड बार्ले गेहूं और जौ के लिए रिसर्च सेंटर भी यहीं पे है। ऐसे ही नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स यहाँ पे ये भी स्थापित है, ये भी करनाल के अंदर है। और एक चीज और है, जैसे जो आलू है उसके लिए भी टेक्नोलॉजी सेंटर है जो 2016 में खोला गया था, ये खोला गया था नीलोखेड़ी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ लिया जाए। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये भी इसके अंदर स्थित है करनाल के अंदर। इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 ईस्वी में, जो हुई थी बेंगलोर में। बाद में इसको शिफ्ट करके करनाल में स्थापित कर दिया गया। तो इसका नाम पहले अलग अलग थे, बाद में फिर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, और उस फील्ड में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है, उनको मतलब छूट होती है कि भाई अपनी मर्जी से सिलेबस डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो डेयरी रिसर्च के लिए उन्होंने कोई स्पेशल सब्जेक्ट बता दिए, भाई ये सब्जेक्ट होंगे, इतने साल का कोर्स होगा, इसमें ये फीस रहेगी। तो उन सब चीज़ों को जब फोकस करने के लिए एक चीज स्वतंत्रता दे दी जाती तो उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसको 1989 ईस्वी में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत थी, बाद में इसको ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत ले लिया गया, और 1989 ईस्वी में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो सीता माई टेम्पल है जो करनाल में स्थित है। करनाल जिले में ये जो जगह है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भाई जो सीता माता थी भगवान श्री राम की पत्नी, उनको वनवास दे दिया गया था। जैसे आपने सुना होगा कुमार वगैरह की कहानी कि उसने उसको घर से निकाल दिया था, फिर बाद में कहा कि भाई क्योंकि वो एक रात कहीं बाहर रह गई थी इस वजह से ऐसी कोई घटना हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई जैसे जो सीता थी उसको भी रावण हरण कर ले गया था और उसके बाद श्री राम उसको ले आए थे, तो इस बात के ऊपर उनको घर से निकाल दिया गया था। तो ऐसा कहते हैं भाई जो भगवान राम है उन्होंने उनको जब सीता को घर से निकाला तो वाल्मीकि के आश्रम में बहुत दिन रही। फिर जब वहां पे श्री राम आए तो वहां पे उन्होंने मतलब धरती फट गई थी और अपने आप धरती में सीता माता समा गई थी। तो ये वो जगह है जहां पर सीता माता समा गई थी, ऐसा ये माना जाता है। तो सीता माई टेम्पल ये काफी फेमस है। इसके बाद भाई गेटवे ऑफ मुगल सराय, जो मुगलों के कुछ राजा होते थे जो कहीं पर आते जाते तो बीच में कहीं पर रुकने के लिए सराय बना देते हैं, तो ये एक तरीके का सराय होता था जो करनाल में स्थित है। इसके बाद कुषाणों के टाइम का एक ये स्तूप है जो बना हुआ है, तो कुषाणों के टाइम का स्तूप, अब तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो मीनन साहब का एक टॉम यहाँ पर मकबरा पाया जाता है, और यहाँ पर नूरी दरगाह भी यहाँ पर है, करनाल में ही है। इसके बाद अगर बात करें तो बो अली कलंदर शाह की का मकबरा भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बो अली कलंदर शाह का मकबरा कहाँ है। इसके बाद यदि बात करें तो करनाल में कंटामेंट चर्च टावर स्थित है जो एक इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है, आप इससे ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन, आई थिंक मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई इसमें कोई कमी है या आपको कोई चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच।